पंकज अपने घर में बैठा बैठा सोच रहा था कि आगे क्या करना है। क्या करूं, क्या करूं? क्या किसी पंडित के पास जाऊं या किसी तांत्रिक के पास? बाबा जी से बात करूं क्या? जो मैंने देखा है वो सच नहीं हो सकता, हर बार अलग अलग। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसी सोच में बैठा वो परेशान हो रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या था और क्या हो रहा है उसके साथ। पास ही के गांव में एक बहुत पहुंचे हुए भगत रहते थे। भगत वो लोग होते हैं जिन्होंने तंत्र साधना की होती है और जिन्हें सिद्धियां प्राप्त होती है, जो अपने मंत्रों से भूत पिशाच को काबू में कर सकते हैं या फिर इनका उतारा भी करना जानते हैं। शाम के 3 बज रहे थे। पंकज उन भगत जी के घर पहुंचा। भगत जी, भगत जी, कहाँ हैं आप? बड़ी मुसीबत आ चुकी है, आपकी सहायता की बहुत जरूरत है। पंकज की आवाज देने पे घर से बाहर भगत जी की पत्नी आई। उसने बताया कि भगत जी घर पे नहीं हैं, पास के गांव गए हैं कुछ काम से, शाम तक लौटेंगे। अच्छा, आते ही उन्हें कहिएगा कि पास के गांव का जो पंकज राय है वो आया था, उसे उनकी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। कहिएगा जितना जल्दी हो सके पूजा करवानी है। ऐसे ही सोचते सोचते वो अपने घर के दरवाजे के पास जाके खड़ा था। शाम के तकरीबन 7 बज चुके थे। ठंड का मौसम आ चुका था। हल्का कोहरा चारों तरफ फैल गया था। पंकज यही सब सोच रहा था कि तभी उसे रास्ते से भरत काका जाते हुए नजर आए। उसने सोचा कि भरत काका से ही पूछ लिया जाए कि क्या किया जाए और क्या मतलब है इन सब बातों का। उसने उन्हें आवाज दी, काका, काका जरा सुनिए, कुछ बात करनी है आपसे। पंकज की आवाज सुन के भरत काका उसकी ओर आने लगे। आके वो वहीं खड़े हो गए। पंकज ने उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की। काका, काका, मैं बड़ी मुसीबत में हूं। समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। जो मैंने देखा था क्या वो सच था या फिर मैंने कुछ और ही देख लिया है। मुझे कुछ भी पता नहीं है क्या चल रहा है, ना जाने क्या है ये सब। भरत काका गौर से उसकी बात सुन रहे थे। पंकज ने आगे बताना जारी रखा। आप तो जानते हैं ना, मेरा नया घर बन रहा है और घर का काम सुबह से शाम तक चलता है। शाम को सारे मजदूर वापस चले जाते हैं। उसके बाद शाम को और सुबह में पानी देना होता है घर पे, ताकि प्लास्टर मजबूत बन सके। आमतौर पे मैं 6 बजे तक पानी दे के आ जाता हूँ घर पे, पर इस बार मुझे थोड़ी देर हो गई थी। मैं कुछ काम में फंस गया था। मैंने सोचा कि रात को जब खेतों में पानी देने जाऊंगा तभी घर पे भी पानी दे दूंगा। मैं रात को खेतों में पानी देने के लिए गया। मैंने जाके मोटर घर में मोटर ऑन कर दिया। उसके बाद मैं अपने घर की ओर चल पड़ा। वहां मैं अपने नए घर पहुंचा। घर का काम अच्छा चल रहा था। घर लगभग पूरा हो गया था। बस अंदर बाहर से फाइनल प्लास्टर करना बाकी था और खिड़कियां लगानी बाकी थी और दरवाजे भी। मैंने बाल्टी उठाई और मैं अंदर जाने वाला था पानी लेने के लिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद अंदर कोई है। पहले मुझे लगा कोई आवारा कुत्ता या जानवर होगा। आप तो जानते ही हैं, ठंड के दिनों में अक्सर जानवर ठंड से बचने के लिए इधर उधर छुप जाते हैं। पर मैंने ध्यान से देखा तो लगा कि शायद कोई इंसान है, क्योंकि मुझे कपड़े दिखे। मैं खिड़की के पास आ गया और गौर से अंदर देखने की कोशिश की। मैंने देखा कि अंदर एक आईना रखा हुआ था, जिसके अंदर मैं खुद को ही देख पा रहा था। फिर कुछ सोचने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कोई आईना नहीं रखा था घर में, और इतना बड़ा आईना कोई और रख भी नहीं सकता था। अब मुझे डर लगने लगा। सामने मैं ही खड़ा था और मैं खुद ही खुद को देखे जा रहा था, पर वो मैं नहीं था। अचानक से सामने जो कुछ भी था वो धीरे धीरे हंसने लगा। उसके होंठ हंसते हुए बहुत बड़े हो गए, जैसे कि पूरा चेहरा ढक गया हो। उसकी आंखें मुझे ही देख रही थी, पर मैंने ध्यान दिया कि उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थी, बस अंधेरा था, जैसे मेरी आत्मा के भीतर तक झांक रही हो। मैं बहुत ज्यादा डर गया और मैं वहां से दौड़ पड़ा अपने घर के लिए। मुझे पीछे से आवाज सुनाई दी, कहाँ जा रहे हो? आओ, पानी देना है।
घर को पानी देना है। देखो मैं भी हूँ। मैं जैसे तैसे अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर लिया, पर फिर बीच रात में खिड़की के पास दस्तक हुई। मैंने बाहर देखा तो वो जो कुछ भी था खिड़की से बाहर ही खड़ा था। वो मुझे बाहर बुला रहा था। जैसे तैसे मैंने रात काट दी और दिन भर परेशान रहा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अच्छा हुआ तुमने मुझे ये सब बता दिया। चलो मेरे साथ, दिखाओ कहाँ हुआ ये सब। पंकज काका की बात सुन के उनके साथ उन्हें वो जगह दिखाने चल पड़ा। इस वक्त शाम के 7:30 बज चुके थे। चलते चलते वो लोग उसके खेत के पास पहुंचे और वहां पर ही मोटर घर था और खेत में पानी वहीं से जाता था। वहां पानी का एक छोटा सा टैंक भी था। काका ने कहा, चलते चलते थक गए होगे, थोड़ा हाथ मुंह धो लेते हैं। पर एक साथ हाथ मुंह धोना सही नहीं होगा, ना जाने कहां से क्या आ जाए। पहले तुम हाथ मुंह धो लो और मैं नजर रखता हूं, फिर मैं धो लूंगा और तुम नजर रखना। पंकज भी चलते चलते थक चुका था और नींद नहीं होने की वजह से वो और थक गया था। उसे भी सुझाव सही लगा और वहां मुंह हाथ धोने के लिए झुकने वाला था, पर पानी की ओर देखते ही उसके होश उड़ गए। वो डर से कांपने लगा। उसने जो देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पानी में उसकी और काका की परछाई पड़ रही थी, पर काका की जगह कोई और था। ये वही था जिसे उसने कल शाम को देखा था। वो पानी में पंकज की ओर देख के मुस्कुरा रहा था। बेहद भयानक सी हंसी हंसे जा रहा था। पंकज अचानक पीछे मुड़ा और उसके सामने वही छलावा था। अब वो अपने असली रूप में आ चुका था। वो पंकज की ओर बढ़ने लगा। हाथ उसके धीरे धीरे लंबे होने लगे। आंखें पूरी तरह से काली हो गई। वो पंकज के ऊपर झपटने ही वाला था कि तभी पंकज ने अपनी जेब से भभूत निकाला और उस छलावे के ऊपर फेंका। भभूत पड़ते ही वो छटपटाने लगा और वहां से गायब हो गया। बेटा भगत जी तो नहीं है, पर जैसा मुझे समझ में आ रहा है तुम किसी प्रेत बाधा से ग्रसित हो। जब तक भगत जी नहीं आ जाते तुम ये भोलेनाथ का भभूत लेके जाओ अपने साथ। अगर कभी जरूरत पड़ गई तो ये भभूत फेंक देना उसके ऊपर और खुद भी लगा लेना। भोलेनाथ तुम्हारी रक्षा करेंगे। पंकज की जान बच चुकी थी। जल्दी ही वापस अपने घर आ गया वो, और अगले दिन भगत जी ने आके उसके घर की पूजा की और उसे एक ताबीज भी दिया। पंकज अब सुरक्षित था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी और वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ बहुत जल्द अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सर्दियों के दिन हैं। एक पुरानी सी इमारत के पास कुछ गाड़ियां लगी हैं। एक आध लोग अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जा रहे हैं। शाम ढल चुकी है। शाम के करीब 7 बज रहे हैं और अंधेरा हो गया है। हल्के कोहरे में स्ट्रीट लाइट बिल्कुल भी ज़्यादा असर नहीं कर पा रही है। सामने दूर तक देखना मुश्किल है। इमारत पुरानी है, पर ऐसा लग रहा है कि किसी जमाने में इसने भी अच्छे दिन देखे होंगे, पर अब बस ये किसी हाल में चले जा रही है। अंदर लोग हैं पर कम है। पुणे से कुछ ही घंटों दूर पे ये कल्याण का सरकारी अस्पताल है। अंदर कई कमरे हैं। हर कमरे में मरीज हैं, किसी में ज़्यादा किसी में कम। अस्पताल में मिलने जुलने का समय खत्म हो चुका है और अब बस मरीज के एक ही रिश्तेदार को परमिशन है कि वो उनके साथ रुके, वो भी कुछ देर के लिए अंदर, उसके बाद बाहर। अस्पताल में इस वक्त कुछ नर्स हैं और एक आधी डॉक्टर बचे हुए हैं, बाकी वार्ड बॉय और बस मरीज। अच्छी बात यह है कि आज मरीज कम है अस्पताल में, तो मतलब ज़्यादा लोग स्वस्थ हैं और जो थे वो स्वस्थ होके घर को जा चुके हैं। बुरी बात यह है कि राजेश के लिए ये अस्पताल सुनसान पड़ा हुआ है। राजेश के दादा की तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और डॉक्टर ने उन्हें दवाई दी है और अच्छी जांच भी की है, पर फिर भी देखरेख और एहतियातन 2-4 दिन और अस्पताल में रहने के लिए कहा गया है।
ताकि अगर कुछ भी गलत हो तो उसका इलाज तुरंत हो सके। अंदर वार्ड में उसके दादाजी के साथ कुछ और लोग भी हैं। राजेश के दादा के दाईं ओर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और उनके साथ उनकी एक बेटी भी है। कुछ दिन पहले वो इस अस्पताल में दाखिल हुए थे और अब उनकी तबीयत ठीक है। शायद उन्हें भी 2-3 दिन में अस्पताल से रिलीज कर दिया जाएगा। थोड़ी देर बात करने के बाद जब दादाजी ने खाना खा लिया तो राजेश आके हॉलवे में बैठ गया। हॉलवे में कुछ दूर पे कुछ बेंचेस लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो अकेला ही उस हॉलवे में बैठा हुआ है। बाकी लोग शायद अपने अपने घर चले गए हैं, पर राजेश दूर से आया है तो उसने वहीं रुकना ठीक समझा। रात के करीब 2 बज चुके थे। हर ओर सन्नाटा था। अचानक हॉलवे की लाइट्स बंद होने लगी, कभी जलती कभी बुझती। अचानक से राजेश को हॉलवे में एक बच्चे की हंसने की आवाज सुनाई दी। राजेश अचानक से नींद से उठ गया। पहले उसे लगा कि शायद कोई मरीज या उसका रिश्तेदार होगा, पर फिर उसे ध्यान आया कि रिश्तेदारों का मिलने का समय खत्म हो चुका है और बच्चों का वार्ड 1-2 माले ऊपर है। वो बच्चा हंसने लगा और अचानक से अंधेरा हो गया। जब लाइट जली तो वो बच्चा वहां से गायब हो गया था। कुछ ही देर में फिर से लाइट बंद हो गई और फिर से लाइट चालू हुई। इस बार वहां एक औरत खड़ी थी। वो औरत बड़ी जोर जोर से रोए जा रही थी। इस बार उसे देख के राजेश घबरा गया। अचानक से फिर से लाइट बंद हो गई और पूरी तरह से हॉलवे में अंधेरा छा गया। लाइट फिर से चालू हुई। इस बार वहां एक काला साया था जो हवा में तैर रहा था। कुछ देर यूं ही तैरने के बाद वो काला साया दीवार के अंदर घुस गया, जहां पे राजेश के दादा और बाकी मरीज थे। राजेश कमरे के अंदर गया। उसने देखा कि वो साया एक बेड के ऊपर तैरने लगा और फिर कुछ ही देर में वो गायब हो गया। अगले दिन की सुबह हुई। पता चला कि उस मरीज की अगले दिन सुबह सुबह ही मौत हो गई। राजेश को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था, पर उसने अपना वहम समझ के भुला दिया। दिन भर लेकिन वो उसी बारे में सोचता रहा। अगली रात को फिर से राजेश उसी हॉल में था। रात 2 बजे फिर से बत्तियां जलने बुझने लगी। आज फिर से वो लड़का दिखा और फिर से उसे वो लड़की दिखी जो पिछली रात दिखी थी। राजेश समझ गया कि उसने जो कल देखा था वो कोई सपना नहीं था। वो सोच रहा था कि फिर से वो साया आएगा अब, पर उससे पहले उसे वो आदमी दिखाई दिया जिसकी आज सुबह मौत हो चुकी थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी गायब हो गया। उसके बाद फिर से वही साया सामने आया और पिछली रात की तरह वो दीवार के अंदर चला गया और इस बार फिर से वो एक दूसरे बेड के ऊपर तैरने लगा और कुछ ही देर में गायब हो गया। अगले दिन उस मरीज की भी मौत हो गई। राजेश को समझ आ चुका था कि जब भी कोई मरीज मरने वाला होता है तो वैसे ही वो साया दिखाई देता है और उनके ऊपर तैरता है। पर वो दोनों ही मरीज बहुत ज्यादा बीमार थे। राजेश ने ये सब किसी को बताना चाहा और वो किसे बताए उसे समझ नहीं आया, और अगर बताएगा भी तो शायद उसका कोई विश्वास नहीं करेगा। इसलिए राजेश चुप रहा। अगली रात को फिर से वही हुआ। रात को 2 बजते ही लाइट फिर से चालू होनी और बंद होनी शुरू हो गई। पहले वही बच्चा दिखा, फिर वो लड़की, फिर वो पहला आदमी और अब आज वो आदमी जो आज मर गया था। और फिर उसके बाद एक भयानक मनहूसियत के साथ वही काला साया लहराने लगा और अचानक से दीवार के अंदर चला गया। पर आज वो साया उस लड़की के पिता के ऊपर लहरा रहा था जिसका बेट राजेश के दादा के बगल में था। तो क्या इसका मतलब आज उसकी बारी थी? पर वो तो आज ठीक हो गए थे। कल सुबह तक तो उन्हें रिलीज भी मिलने वाला था। अगले दिन सुबह सुबह वो अंदर वार्ड में गया तो देखा कि वो बेड खाली था। पूछने पे वार्ड बॉय ने बताया कि उस इंसान की सुबह सुबह अचानक तबीयत बिगड़ी और वो चल बसे। राजेश अब सब समझ चुका था कि क्या हो रहा है।
राजेश के दादाजी को कल सुबह डिस्चार्ज मिलने वाला था। वो आज की रात हॉलवे में बैठा हुआ था और बस ये प्रार्थना कर रहा था कि बस किसी तरह से आज की रात बीत जाए। बस आज की रात वो साया दादाजी के ऊपर ना जाए और इसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकता था। उस साये को रोकने का ना तो उसे तरीका पता था, ना ही हिम्मत थी उसमें। फिर उसकी आंख लग गई और घड़ी ने फिर से रात के 2 बजा दिए और फिर से बत्तियां जलनी बुझनी शुरू हो गई। पहले वो छोटा लड़का दिखा उसे, और फिर वो लड़की, फिर पहला आदमी, उसके बाद दूसरा आदमी, और फिर उस लड़की के पिता जिनकी आज सुबह मौत हो गई थी। उन्हें देख के राजेश को बहुत बुरा लगा। वो सोच रहा था कि काश वो उन्हें बचा पाता कुछ करके। इतने में वो काला साया फिर से सामने आया और लहराने लगा, और लहराते लहराते वो दीवार के अंदर चला गया। राजेश भी वार्ड के अंदर चला गया। वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि बस उसके दादा को कुछ ना हो आज वो साया किसी और के ऊपर हो, बस आज की रात बाकी है। राजेश अंदर गया तो उसने देखा कि उसके दादा के ऊपर कोई भी साया नहीं था। उसने इधर उधर देखा तो वो साया कहीं नहीं था। राजेश खुश हो गया। शायद आज किसी की भी मौत नहीं होगी, शायद मौत का सिलसिला यहीं तक था। वो साया राजेश के सिर के ऊपर ही मंडरा रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ बहुत ही जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।